कि वेलकम ये खुशामदीद कह रहे हैं जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनको, और अब देखिए कि उनको खुदा हाफिज कह रहे हैं। ईरान के एक युद्धपोत को किस तरह से बेदर्दी से अटैक करके डुबो दिया गया ये, और अब इनमें से ज़्यादातर हमारे बीच नहीं हैं। अमेरिका के हमले में ये सब मारे जा चुके हैं। यूएस टैंकर को नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ में हिट किया है, उस पर हमला किया है और शिप जो है उसमें आग लग रही है। Iran's Revolutionary Guard have said that they hit a US tanker in the northern part of the Gulf. कि हमारे मेहमानों के साथ इस तरह से अत्याचार हुआ है, एक तीसरी ताकत, एक तीसरी फोर्स के जरिए। इस जहाज के कुछ मीटर 500-600 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे थे और ह्यूमैनिटेरियन लॉ से ये बनता है कि वो या तो उनकी मदद करते जो पानी में थे नौसैनिक, या उनके लिए कोई SOS या कुछ पुट आउट करते तो ताकि उनको मदद जल्दी से मिल जाती। लेकिन 100 से अधिक नौसैनिकों की मौत हो गई है। इसका मतलब है कि उनको मदद जो है वो टाइम पे नहीं मिली। या डुबो दिया इस पूरे जहाज को। इसके अलावा बातें यहाँ तक खबरें आ रही हैं, बातें नहीं बल्कि खबरें आ रही हैं कि वो लोग डूबते रहे और इसी तरह से यूएस के लोग वहाँ से, फौज के लोग निकल गए। चंद महीने पीछे से पता दिख रहा है, जाहिर हो रहा है कि किसी को परवाह नहीं है इंटरनेशनल रूल्स की। तो मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल ऑर्डर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो अब खत्म हो गया। जो भी यूएसए के खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाए या हरकत करे तो उस पर या तो सैंक्शंस लग जाएंगे या टैरिफ लग जाएगा। तो उसकी कीमत तो बहुत महंगी पड़ेगी, सिर्फ सरकार को ही नहीं लेकिन लोगों को भी। अब क्या होने वाला है आगे? कोई रूल नहीं चलेंगे, हम दिन रात बम्बार्डमेंट करते रहेंगे। ऐसे हालात में हिंदुस्तान में बैठे हुए प्रिडिक्ट करना कि वो क्या करेंगे तो बहुत नामुमकिन है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जो ईरान की पूरी जंग है इजराइल और अमेरिका के साथ, वो हिंद महासागर तक पहुंच गई है। जी हां, हमारे बैकयार्ड, हमारे पिछवाड़े तक ये जंग पहुंच गई है, लेकिन हम अब भी खामोश हैं। एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, हम तब भी खामोश थे। इस तरह से पूरी जंग चल रही है, हम खामोश हैं। 150 बच्चियों की, मासूम 7 से 12 साल की बच्चियों की हत्या कर दी गई ईरान के एक टाउन में, हम तब भी खामोश थे। अब हमारे बिल्कुल बैकयार्ड में, हिंद महासागर में, हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, हमारा जो प्रभाव का पूरा क्षेत्र है। और आप सोचिए, हम सिर्फ एक रीजनल नहीं, हम एक बड़ी वैश्विक पावर हैं, हम विश्व गुरु हैं। हम इतने बड़े विश्व गुरु हैं कि हमारे जरिए बुलाया गया एक मेहमान हमारे बैकयार्ड में, हिंद महासागर में, ईरान के एक युद्धपोत को किस तरह से बेदर्दी से अटैक करके डुबो दिया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का ये वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, जी हाँ, जंग का भी एक विभाग है अमेरिका में। शांति के विभाग आपने सुने होंगे, ये जंग का विभाग है। ये तस्वीरें धड़ल्ले से ये पोस्ट कर रहा है और आप बयान भी सुनते जाइए। ये कह रहे हैं कि इन द इंडियन ओशन एन अमेरिकन सबमरीन संक एन इंडियन वॉरशिप दैट थॉट इट वाज सेफ इन इंटरनेशनल वाटर्स। हमने जो अमेरिकन सबमरीन है उसने ईरानियन वॉरशिप जो युद्धपोत है उसको हमने डुबो दिया है। और वो बड़ा सोच रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा है, कह रहा है कि सोच रहा था वो कि इंटरनेशनल वाटर्स में है, अंतर्राष्ट्रीय सागर में है, तो बड़ा ही वो अपने आप में ये सुरक्षित रहा होगा। बल्कि हुआ ये कि हमने बिल्कुल उसको डुबो दिया। एक क्वाइट डेथ, एक खामोश मौत हमने उनको दे दी। 19 फरवरी को विशाखापट्टनम में ये तमाम लोग जो फौजी आपको नज़र आ रहे हैं, ये नेवल ऑफिसर्स हैं जो मार्च कर रहे थे, और अब इनमें से ज़्यादातर हमारे बीच नहीं हैं। अमेरिका के हमले में ये सब मारे जा चुके हैं। आप सोचिए कि तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, युद्ध होता है, युद्ध के भी सिर्फ शांति के ही अपने उसूल नहीं होते, युद्ध के भी अपने सिद्धांत होते हैं। तमाम तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका और इजराइल किस तरह से तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उस दुनिया का पूरा तस्वुर जो हमने और आपने मिलकर देखा था कि 20वीं सदी में हमने शांति की तमाम कोशिश की थी और 21वीं सदी में अब ये पूरी साम्राज्यवाद की जो ताकतें हैं, इंपीरियलिस्ट पावर्स, ये तबाह बर्बाद कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो विश्व गुरु है वो सिर्फ इसको देख रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरह से ये पूरी खबर आई है। अमेरिका की ये जो पनडुब्बी है, इसने हिंद महासागर में श्रीलंका का जो दक्षिणी तट है इसके पास ईरान के युद्धपोत को डुबो दिया। और अमेरिका के रक्षा मंत्री, जो मैं आपको बता रही थी अभी, उन्होंने बताते हुए कहा है कि इस तरह से संघर्ष के बीच ये बातचीत हो रही थी। और इसका नाम जो था युद्धपोत का, आइरिस देना था। ये जहाज कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में एक समुद्री अभ्यास में शामिल हुआ था और ये नेवल ऑफिसर्स
केसेस करीब 120 से 130 बताए जा रहे हैं, जिसमें 80 से ज़्यादा की मौत बताई जा रही है। इन लोगों ने हमारे भारत की राष्ट्रपति को सलाम भी किया था, लेकिन क्योंकि हमारे बुलावे पे आए थे, हमारी दावत पर आए थे। ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप ये ट्वीट देखिए, 17 फरवरी का ट्वीट है ये, इन भारत के ईस्टर्न नेवल कमांड का, जो ये कह रहा है, दावत दे रहा है कि वेलकम, ये खुशामदीद कह रहे हैं जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनको, और आप देखिए कि उनको खुदा हाफिज कह रहे हैं। तो ये खुशामदीद से लेकर खुदा हाफिज तक की कहानी है। खुशामदीद तो हमने कहा, लेकिन खुदा हाफिज कहने की हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम ये कह सकें कि हमें ये दुख है। जो भारत में विपक्षी पार्टियां हैं तमाम इस मुद्दे को उठा रही हैं। हमारे देखते हुए आप ये सोचिए, हमारे ओशन जो बैकयार्ड है उसमें सब कुछ हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि इसमें तकनीकी रूप से तो महत्वपूर्ण है ही। जो अभी खबर ब्रेक हो रही है, इससे पहले कि मैं आपको ईरानी विदेश मंत्री का बयान बताऊं, इससे पहले जो खबर आ रही है वो ये कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ये कहा है कि उसने यूएस टैंकर को नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ में हिट किया है, उस पर हमला किया है और शिप जो है उसमें आग लग रही है। स्टेट मीडिया ये कह रहा है। ये स्काई न्यूज़ इस खबर को ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने सामने आप देख रहे हैं। इससे पहले ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने चेतावनी दे दी थी और उन्होंने कहा था कि उसने बहुत बड़ा अत्याचार किया है समंदर में। ये यूनाइटेड स्टेट्स ने 2000 मील दूर, ईरान के जो छोर है उससे 2000 मील दूर, और उन्होंने कहा कि ये भारत का गैस था जो कि 130 सेलर्स को, नाविकों को ले जा रहा था। इसको इंटरनेशनल वाटर्स में ये स्टक था। कोई चेतावनी इसको पहले नहीं दी गई। और उन्होंने कहा, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्द आप यहाँ पर लिख लीजिए, द यूएस विल कम टू बिटरली रिग्रेट प्रेसिडेंट इट हैज सेट। जो इस तरह का उन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इसको, इस बात के लिए यूएस को अब माफ़ी मांगनी होगी, वो पछताएगा। और उसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अगली खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है ईरान के एम्बेसडर की। सबसे पहले आइए उनका बयान सुन लेते हैं। Are you in touch with the Indian side? No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send message, and because they started. The Indian side. Have you spoken to the Indian side? Your conversation with the Indian side? You can ask from the Indian side. तो आप सुन रहे हैं, पत्रकार ने कहा कि आर यू इन टच विद इंडियन स्टेट, क्या आप भारत से बातचीत कर रहे हैं? तो एम्बेसडर कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई संदेश नहीं आया है, कोई बातचीत नहीं हुई है। पत्रकार ने पूछा क्यों नहीं हुई है बातचीत, तो उन्होंने कहा आप उनसे ही पूछ लीजिए जाके। तो आप ये सोचिए कि ईरान में जो ये पूरा ये शिप था, युद्धपोत था, ये हमारा मेहमान था। हमारे मेहमान के साथ इस कदर उसकी सिर्फ न सिर्फ कि उसकी इज्जत बल्कि उसकी जान की तबाही हो गई। इसके बाद श्रीलंका ये भी कह रहा है कि हमारे पास एक और जहाज़ है जो मदद की पुकार लगा रहा है। श्रीलंका ने हालांकि अपने हाथ झाड़ते हुए ये कहा है कि हालांकि हमारे जो समुद्री इलाका था उससे बाहर है, लेकिन हमारा जो सर्च और रेस्क्यू रीजन है, यानी जो हमारे बचाव का पूरा क्षेत्र है, उसके आसपास है। हम जो हैं वो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे ऑब्लिगेशंस हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमने एक जो पानी में तैरता हुआ एक हमने ये देखा है जहाज़, इसको हमने बचा लिया है। और हमने ये देखा कि ईरान का ये जहाज़ था और हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया है इनको करापिथिया टीचिंग हॉस्पिटल में, जहां जिनमें से जो लोग बच गए हैं उनका इलाज हो रहा है। और इस वक्त इसी ताज़ा मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडमिरल अरुण प्रकाश जी मौजूद हैं, जो कि 31 जुलाई 2004 से 31 अक्टूबर 2006 तक भारत के नौसेना अध्यक्ष रह चुके हैं और बेहद महत्वपूर्ण आवाज़ों में से एक माने जाते हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। और मैं कहूँगी कि जब एक तरह से बादल मंडरा रहे होते हैं असमंजस के और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो उन कम ऑफिसर्स में से एक हैं जिनके पास मेरे जैसे पत्रकार पहुंचते हैं समझ लेने के लिए। सबसे पहले एडमिरल अरुण प्रकाश, आप ये बताइए कि फिलहाल ये पूरा जो मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है कि हमारे मेहमानों के साथ इस तरह से अत्याचार हुआ है, एक तीसरी ताकत, एक तीसरी फोर्स के जरिए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये मामला तो काफी गंभीर है। एक जहाज डुबाया गया है, उसके साथ 100 के करीब नौसैनिक की हत्या हो गई है, तो गंभीर तो है, लेकिन इसमें सेंटिमेंट मिलाना शायद गलत होगा। इसको हमारे गेस्ट थे, ज़रूर गेस्ट थे, हमारी बंदरगाह में कुछ देर रहे, कई दिन रहे, हमारे नौसेना के मेहमान थे। बड़ी उनकी मेहमान नवाजी की गई, खातिर की गई और दोस्तियां भी बनाई गई, इसीलिए उनको बुलाया था, निमंत्रण दिया था। लेकिन जब वो हमारी बंदरगाह से निकल गए और हमारे टेरिटोरियल वाटर्स, हमारी समुद्री सीमा के बाहर चले गए, तो उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, ये टेक्निकली स्पीकिंग।
तो सेंटिमेंट को आप अलग करते हैं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको मालूम था कि उनका देश जो है ईरान जो है वो यूएसए के साथ जंग में भिड़े हुए हैं। तो इस हालात में दोनों देशों के जो जहाज है नौसैनिक पोत हैं वो निशाना बन सकते हैं, ये उनको ज़रूर मालूम होगा, लेकिन उन्होंने ये रिस्क ले ली और चल पड़े। जी हाँ, लेकिन इसको लेकर दो तरह की तकनीकी जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप कह रहे हैं कि हमारे सरहद से बाहर चले गए तो इसमें हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और हम क्या कर सकते थे। दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि एक तो है टेक्निकली कि हम कितने दूर तक इसको मानेंगे कि हमारे अधिकार क्षेत्र है, दूसरे इसको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना मानेंगे कि क्या वो इंटरनेशनल वाटर्स था, किसकी जिम्मेदारी बनती है। ये तीसरी फोर्स ने आके, यूएस ने आके बाकायदा इन लोगों के ऊपर हमला किया, डुबो दिया इस पूरे जहाज़ को। इसके अलावा बातें यहाँ तक खबरें आ रही हैं, बातें नहीं बल्कि खबरें आ रही हैं कि वो लोग डूबते रहे और इसी तरह से यूएस के लोग वहाँ से, फ़ौज के लोग निकल गए। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है कि टेक्निकली हमारा जो क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र, वो कितना था और इसके अलावा हमारा इन्फ्लुएंस कितना था। अधिकार और हमारा प्रभाव क्या ये अलग अलग है? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो जैसे आपने कहा सेंटिमेंटल कि हमारे मेहमान थे, हमारे समुद्र के, हमारे पेनिनसुला के पास ये हादसा हुआ, लेकिन टेक्निकली लीगली स्पीकिंग हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। खासकर कि जब ये दो देश आपस में जंग में भिड़े हुए हैं तो उसमें दखल अंदाजी करना खतरनाक हो सकता है। तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यस, अगर हमारे सीमा के तट के नज़दीक होते तो ज़रूर हमारी जिम्मेवारी बनती, और अगर उन्होंने SOS रेडियो कॉल किया होता तो ज़रूर हम जाते उनको बचाने। लेकिन जैसे हुआ, ये श्रीलंका से 40 मील दूर था, उन्होंने SOS पुट आउट किया रेडियो पे, तो श्रीलंकन नेवी ने जाके उनको बचा लिया। तो ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, और खास करके ये दो देश जो है आपस में इन पे जंग चल रही है, तो इसमें दखल अंदाजी देना खतरनाक हो सकता था। अब दूसरी बात ये है कि जो भारत है वो भारतीय महासागर के बीच में एक डोमिनेंट पावर है। ये हम समझते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, और जो भी यहाँ हो हमें उसकी कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए। अगर कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई सीज जिसको कहते हैं, 24 मील के बाहर, सीमा के बाहर, उसको कहते हैं हाई सीज। वहाँ कोई भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इंटरनेशनल वाटर्स है, अंतरराष्ट्रीय वाटर। तो इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती। लेकिन हमारे यहाँ होते हुए हम अपने आप को रीजनल पार्क कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि वी आर प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर्स, कि हमें सब पहली बार चुनना चाहिए हमारे पड़ोसियों को, तो हम उनकी मदद करते भी हैं। तो इस मुद्दे से देखा जाए तो ये थोड़ी मुश्किल बात है कि हमारे सामने ये हादसा हुआ। हमको हमेशा फिक्र रहता है कि चीनी पनडुब्बियाँ, चीनी जहाज़ इंडियन ओशन में जब आते हैं तो हमें हमेशा फिक्र रहता है, हम उनका पीछा करते रहते हैं, उनकी हर हरकत को हम देखते रहते हैं। और यूएसए जो है वो हमारा मित्र है, पार्टनर है कई तरीकों से। यूएस नेवी और इंडियन नेवी के बीच में तो बहुत गहरा संबंध है, हर साल उनके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। तो कई लोगों की आशा यही होगी कि अगर उनकी पनडुब्बी, ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे आसपास कहीं घूम रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए था, पहले हमें नोटिस होना चाहिए। तो ये नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो हादसा है ये थोड़ा चौंकाने वाला है। और उसमें दो बातें और कही जा रही हैं कि इस एक्सरसाइज में यूएस की नेवी को भी भाग लेना था, और आखिरी वक्त पर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इरादा बदल गया था। उनका इरादा तो ये हो गया था कि अब वो डुबो देंगे जो ईरान का जहाज़ जा रहा है, और 100 से ज़्यादा जो उनके फौजी थे उनको डुबो देंगे। तो पहली बात तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक्सरसाइज करने के लिए जो भारत है उसने दावत दी थी, उसने इन्वाइट किया था ईरान को, और इसकी शर्त ये होती है, चूँकि एक पीसफुल पर्पज़ के लिए किया जाता है, कि इसमें डिफेंस
इंसिस्ट, यानी कि कोई भी हथियार लेकर फौजी नहीं आ सकते हैं, तो यानी इस जहाज पर फौजियों के पास, जो नेवल ऑफिसर्स थे, उनके पास तो हथियार तक नहीं थे अरुण प्रकाश जी। नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। ये जो युद्धपोत होते हैं, वॉरशिप होते हैं, वो जब भी अपनी बंदरगाह से निकलते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ असला लेके चलते हैं। ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। और खासकर जब देश जंग में इन्वॉल्व है, वॉर में है, तो सवाल नहीं उठता कि वॉरशिप फ्रिगेट है, उसका जरूर उसके पास एमिनेशन जरूर होगा। ये तो मानने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पनडुब्बी है उसने अपने पेरिस्कोप, उसकी दूरबीन होती है, उसको पेरिस्कोप कहते हैं, उसके कैमरे से फोटो खींची है, जो आपने देखी होगी, वीडियो फिल्म है। इसका मतलब कि वो इस जहाज के कुछ मीटर, 500-600 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे थे। और ह्यूमैनिटेरियन लॉ से ये बनता है कि वो या तो उनकी मदद करते जो पानी में थे नौसैनिक, या उनके लिए कोई एसओएस या कुछ पुट आउट करते, तो ताकि उनको मदद जल्दी से मिल जाती। लेकिन 100 से अधिक नौसैनिकों की मौत हो गई है। इसका मतलब है कि उनको मदद जो है वो टाइम पे नहीं मिली। तो ये सब हो सकता था, लेकिन लड़ाई में कहते हैं, युद्ध में कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो लेकिन इंटरनेशनल जो लॉज हैं और जंग के भी अपने उसूल होते हैं अरुण प्रकाश जी, जंग के उसूलों को भी ऐसा लगता है कि अमेरिका नहीं मान रहा है इस बार। मैं आपके एक सवाल जो पूछना चाहती हूँ उसके दो हिस्से हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं यहाँ पर, पत्रकारों से अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और एक भारतीय पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आर यू इन टच विद इंडियन साइड, क्या आप भारत से बातचीत कर रहे हैं, जिसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि नो, वी हैव नो वर्ड, नो मैसेज। जर्नलिस्ट ने पूछा वाई नो कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत क्यों नहीं हुई? तो एम्बेसडर ने कहा यू कैन आस्क देम। और जब वो कह रहे थे तो उनकी चेहरे पे काफ़ी निराशा थी कि आप उनसे पूछिए, यानी कि एक उम्मीद ये थी भारत की तरफ से कि भारत को इस पे कम से कम, पहले आयतुल्ला खामेनी उनकी हत्या की गई, उसको लेकर भारत बिल्कुल खामोश रहा। अब भारत के बिल्कुल बैकयार्ड में ये घटनाक्रम हुआ। आप सोचिए, दर्दनाक मौत हुई है, 100 से ज़्यादा, 80 के करीब बताए जा रहे हैं, 80 से लेकर 86 तक उनकी हत्या कर दी गई। ये बात है। मैं कमल सिब्बल साहब का ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मॉरल और ह्यूमन प्लेन पर है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम नैतिक और मानवीय स्तर पर तो बनती ही है। तो पहली बात तो कोई शोक संवेदना नहीं है, दूसरी बात कोई मानवीय और नैतिक स्तर पर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ अरसे से ये बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि जिसको हम समझते थे इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल रूल्स वगैरह, वो सब अब पुरानी बात हो गई है। आपने देखा होगा कोलंबिया में क्या हुआ, उसके पहले यूक्रेन में क्या हुआ, गाजा में क्या हुआ, और अब ईरान में क्या हो रहा है। इससे जाहिर है कि जो यूएन चार्टर 1945 में बना था, जिसमें स्टेट सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, ये सब रूल लेड डाउन थे, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते थे कि कुछ भी हो ये रूल्स माने जाएंगे। लेकिन चंद महीने पीछे से दिख रहा है, जाहिर हो रहा है कि किसी को परवाह नहीं है इंटरनेशनल रूल्स की। तो मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल ऑर्डर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो अब खत्म हो गया। तो ये आशा करना कि ये ऐसी बातें होगी अभी बिल्कुल फजूल में है। हेड ऑफ स्टेट को उठा के, उस पत्नी के साथ उठा के ले जाएं किसी कंट्री से, ये तो मानने वाली बात नहीं थी, लेकिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी ब्रूट फोर्स का बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है, और जो भी यूएसए के खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाए या हरकत करे तो उस पर या तो सैंक्शंस लग जाएंगे या टैरिफ लग जाएगा। तो उसकी कीमत तो बहुत चुकानी बहुत महंगी पड़ेगी, सिर्फ सरकार को ही नहीं लेकिन लोगों को भी। तो इस वजह से हो सकता है कि और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। वो आज क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वो कहना बहुत मुश्किल है। वो कुछ भी कर सकते हैं जो उनके मन में आए। तो इन हालात में बहुत सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। प्रोटेस्ट करना भी शायद खतरनाक हो सकता है। शायद यही बातें हमारे डिप्लोमेट्स और जो हमारे स्टेट्समैन हैं उनके मन में एक खटक रही होंगी कि क्या किया जाए। तो जो ये चुप्पी है इसकी ज़रूर कोई वजह होगी।
खामोशी की कोई वजह होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आखिरी बात आपसे पूछ लेती हूँ, बिल्कुल आखिरी बात पूछ लेती हूँ। इस जंग को अब 6ठा दिन हो चुका है, आप मुझे बताइए कि आपकी जो तजुर्बेकार निगाहें हैं वो क्या कह रही हैं, अब क्या होने वाला है आगे? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुद नहीं मालूम कि उनकी क्या एंड स्टेट क्या चाहते हैं। पहले उन्होंने बोला रेजिम चेंज, फिर उन्होंने बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, फिर उन्होंने बोला कि मिसाइल ख़त्म करने हैं। आज तो ये सेक्रेटरी हेग्सेथ ने एक बहुत डराने वाली स्टेटमेंट्स दी हैं कि कोई रूल्स नहीं चलेंगे, हम दिन रात बम्बार्डमेंट करते रहेंगे। जब ईरानियंस आसमान को देखेंगे उनको सिर्फ अमेरिकन और इजरायली हवाई जहाज दिखाई देंगे, दिन रात हम डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो ऐसे हालात में हिंदुस्तान में बैठे हुए प्रिडिक्ट करना कि वो क्या करेंगे तो बहुत नामुमकिन है। आप देखते जाइए आगे क्या होता है। हमको यही आशा करनी चाहिए कि जो हुआ है वो ऐसा फिर ना हो कि जो 3000 किलोमीटर दूर है पर्शियन गल्फ, वहाँ जंग चल रहा है और ये जो जहाज डूबा है वो हमारे दरवाजे चौखट के बाहर है। तो ये जो जंग है दूर ही रहे तो अच्छा है, दूर भी रहे तो फिर भी हम पे बहुत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड शिपिंग पे इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, पहले तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फिर रोज की खाने पीने की चीज़ों की भी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो ये सबके लिए यही अच्छा है कि ये जंग जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, अमेरिका को जो चाहिए वो उनको मिल जाए। नहीं तो हमारी तरफ से उनको यही सलाह देनी चाहिए कि ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, पूरे दुनिया के लिए नुकसान है होगा। तो ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, यही सब, इसी में सबका भला है। सबकी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडमिरल अरुण प्रकाश, अपना समय हमें देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।